हेलो स्टूडेंट, स्पर्धा सीरीज में हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है वो है एचसीएफ पे। देखो एलसीएम के मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, आप उसको प्लीज जाके देख लेना। एचसीएफ आज हम लोग कर रहे होंगे एचसीएफ को, और एचसीएफ में भी 2 वीडियो बनेंगे। एक आज का वीडियो जहां पे हम सारे कॉन्सेप्ट को और कुछ क्वेश्चन को कर रहे होंगे। कल का या नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा वो आएगा पॉलिनोमियल का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उस पे हम लोग बात कर रहे होंगे। जैसा हम अभी तक करते आए हैं कि भाई हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन पे आ रहे होंगे। देखो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्टर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, अब फैक्टर्स देखते हैं होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 12 है तो वो सारे नंबर जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे वो उसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया। तो ये सारे नंबर क्या हैं, ये सारे नंबर 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए मतलब क्या हुआ, ये 12 के फैक्टर हो जाएंगे। अब मान लो 18 दे रखा है, तो वो सारे नंबर जो 18 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे वो 18 के फैक्टर हो जाएंगे। अब देखो यहां पे अगला टर्म क्या है, कॉमन। अब देखो कॉमन कौन कौन से नंबर हैं, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 6 कॉमन है। ये 4 संख्याएं आपकी कॉमन है यहाँ पे इन दोनों नंबरों के बीच में। ठीक है ना, मतलब 4 फैक्टर कॉमन है। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 6 हो जाएगा। तो यहां से हमारा कॉन्सेप्ट क्या बना, यहां से हमें कॉन्सेप्ट मिला कि अगर हमें 12 और 18 का एचसीएफ निकालना है तो वो कितना आ रहा होगा, वो 6 आ रहा होगा। ये हमारा पहला मेथड है जिससे हम एचसीएफ निकाल रहे होते हैं। हम फैक्टर निकाल लेते हैं और फैक्टर निकाल के देखते हैं सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है जो दोनों में कॉमन है, हम वो हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन देखो अब ये मेथड को हम जब अप्लाई करते छोटे नंबर पे तो ठीक है, अगर बहुत बड़ा नंबर दे दिया तो ये डिफिकल्ट हो जाता है उसके फैक्टर निकालना और आंसर निकालना। तो हम अलग अलग मेथड को यूज कर रहे होंगे। उससे पहले आप एक कॉन्सेप्ट देखो, देखो जैसे मान लो अगर मैं कहूं एलसीएफ, लीस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं वैसे हम एलसीएफ क्यों नहीं निकालते। एलसीएफ इसलिए नहीं निकालते क्योंकि अगर दो नंबर दे रखे हैं तो उनके बीच में सबसे लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, हमेशा एक ही आएगा। अगर मैं लीस्ट कॉमन फैक्टर की बात करूं तो वो हमेशा 1 आ रहा होगा। मतलब कोई भी नंबर, दो नंबर अगर दिया है तो वो हमेशा 1 ही आ रहा होगा। जैसे मान लो अगर मैं कहूं एलसीएफ ऑफ ए एंड बी, तो ये हमेशा 1 आएगा, कोई भी नंबर आप ले लो। ठीक है ना, क्योंकि यही सबसे लीस्ट फैक्टर है जो दोनों में कॉमन होगा, इसीलिए हम इसकी बात नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहां पे एक चीज समझो कि अगर दो नंबर का अगर एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 आ जाए, अगर दो नंबर का हाईएस्ट, एलसीएफ नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ जाए, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर को हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं, या हिंदी में इसे सअभाज्य संख्या भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर या फिर सअभाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 7 और 8 ले लो। कई बार बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि ये सअभाज्य संख्या दो प्राइम नंबर ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के एक फैक्टर कॉमन हो, वो 1 होना चाहिए, बस ये ध्यान में रखना। तो को प्राइम नंबर आपका क्या होगा, अब जैसे 7 और 8 है, दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 60 का फैक्टर क्या है, 7 के फैक्टर है 1 और 7। 8 का फैक्टर क्या है, 1, 2, 4 और 8। कॉमन क्या है, सिर्फ 1 कॉमन है। तो जब 1 आ गया तो इसका मतलब ये नंबर कैसे होंगे, ये नंबर को प्राइम होंगे। ये ध्यान रखना, ये नंबर इवन ऑड भी हो सकते हैं, हाँ, लेकिन दो इवन नंबर नहीं होंगे। अगर मैं कहूं 4 और 8 या 4 और 6, तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो आपके को प्राइम हो, क्योंकि उनका कॉमन फैक्टर 2 होगा हमेशा। इस चीज का आप ध्यान रखना। सेकेंड चीज देखो, अगर मैं, जैसे हमने एलसीएम की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाली थी, वैसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि एचसीएफ की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो देखो मिनिमम वैल्यू तो 1 हो सकती है। अगर ऐसे नंबर ले लो आप, ऐसे नंबर दे रखे हैं, तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो, देखो हो सकती है का मतलब क्या है, आपको मिनिमम निकालना है।
तो आप बेस्ट पॉसिबल केस लोगे जहां पे मिनिमम वैल्यू निकले। तो बेस्ट पॉसिबल केस लेने पे मिनिमम वैल्यू जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 1 निकल रही होगी। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल रही होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए बेस्ट पॉसिबल केस जो होगा, आप देखो अगर नंबर कुछ ऐसा हो जाए, मतलब जो छोटा वाला नंबर है वो बड़े वाले नंबर का फैक्टर हो जाए। मतलब 20 का फैक्टर 10 होता है, तो अगर मैं 10 और 20 का एचसीएफ लूंगा तो ये हमेशा छोटा वाला नंबर आ रहा होगा। यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। मतलब अगर दो संख्याएं ए और बी दे रखा है, बी बड़ा है ए से, तो मैक्सिमम एचसीएफ की वैल्यू ए हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती। आप करके देख लो। आप मान लो नंबर बढ़ा दोगे, मान लो 15 कर दूं, मैं इसको 15 और 20 कर दूं, तो क्या 15 हो सकता है एचसीएफ? नहीं होगा, एचसीएफ 5 हो जाएगा। एक ही पॉसिबल केस है कि भैया ए जो है बी का अगर फैक्टर हो जाए, तो उसी केस में मैक्सिमम पॉसिबल एचसीएफ मिलेगा, और वो कितना हो रहा होगा, वो ए हो रहा होगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एचसीएफ की मिनिमम। ये आपकी मिनिमम वैल्यू है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। कई बार ये भी आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ सकता है, यही सिंपली लिख के दे सकता है। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब ये हमने फर्स्ट मेथड देखा। अब देखो सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड ये है कि 12 और 18 को आप प्राइम फैक्टर में तोड़ दोगे। 12 क्या है, 4 गुणे 3। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर गुणे 3। और 18 क्या है, 9 दूनी 18, मतलब 3 का स्क्वायर गुणे 2। ठीक है। अब यहां पे आप ध्यान से देखो, हम एलसीएम में क्या करते थे, एलसीएम में हम मैक्सिमम वैल्यू लेते थे। जो भी पावर है, जो भी नंबर दे उसकी मैक्सिमम पावर लेते थे। एचसीएफ में क्या करना, आपको मिनिमम पावर लेनी है। आपको क्या करना है, मिनिमम पावर लेनी है। तो मिनिमम पावर क्या होगा, अगर मुझे एचसीएफ निकालना है, ये दिखेगा नहीं आपको, एचसीएफ निकालना है 12 और 18 का, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली देखूंगा कि भाई दो की मिनिमम पावर कितनी है। तो दो की मिनिमम पावर यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, तो दो की मिनिमम पावर कितनी हो जाएगी, 1। और 3 की मिनिमम पावर कितनी, यहां पे 3 की मिनिमम पावर 1 है, यहां पे 3 की पावर यहां पे 1 है, यहां पे 2 है। तो मिनिमम पावर कौन सी हो जाएगी, 3 की पावर 1 हो जाएगी। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड तरीका हो गया। लेकिन यहां पे थोड़ा बात और करते हैं, क्योंकि बच्चा ना यहाँ पे कंफ्यूज रहता है थोड़ा सा। कंफ्यूजन क्या है, मान लो एक नंबर दे रखा कुछ ऐसा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 5 एंड 5 की पावर 7। बी दे रखा है 2 की पावर 4, 3 स्क्वायर। और सी दे रखा है 2 की पावर 3। अब आपसे कहे मान लो अगर कि एचसीएफ निकालो आप, किसका, ए बी सी का। अब कई बार बच्चा क्या करता है, वो देखता है 2 की मिनिमम पावर कितनी है, 2 की मिनिमम पावर 3 है। फिर वो देखेगा 3 की मिनिमम पावर कितनी, तो कहेगा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो 3 की मिनिमम पावर 2 कर देता है। और 5 की मिनिमम पावर यहाँ पे 7 कर देता है। लेकिन ये गलत हो जाता है कॉन्सेप्ट, देखो ध्यान से। मैंने आपको एलसीएम में भी बताया था कि यहाँ पे आप क्या करोगे, क्या यहाँ पे 5 की पावर कितनी रखोगे, 0 रख सकते हो कि नहीं। 5 की पावर 0, किसी की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। सिमिलरली यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, 3 की पावर 0 और 5 की पावर 0 कर दूंगा। अब आप मुझे बताओ कि यहां पे 3 और 5 की पावर कितनी है, यहां पे मिनिमम 3 की पावर 0 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। और 5 की भी मिनिमम पावर कितनी है, 0 है। तो आपको एचसीएफ के केस में क्या करना, अगर मान लो तीन संख्याएं दे रखी हैं, तो वही नंबर लेना है जो तीनों में कॉमन हो। ध्यान रखना इस चीज का, वही नंबर लो जो तीनों में कॉमन हो, अदरवाइज आपको गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट। जो तीनों में कॉमन आ रहा है वही नंबर लेना है। अब देखो यहां पे ना एक और ब्यूटीफुल चीज है जिसको आप समझ सकते हो। जैसे देखो मैं अगर छोटा नंबर लूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर ऐसा लेता हूं, कुछ ऐसा कर लूं, ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूना 50, यानी 150। ये एक नंबर है 150। ठीक है।
अब एक नंबर मैं ले लेता हूं 5 का क्यूब, ये कितना आ गया 125 आ गया। एक नंबर मैं ले लेता हूं मान लो 200, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 गुणे 4 गुणे 2, 2 की पावर 3 कर देंगे, 25 गुणे 8, ये हो गया आपका। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपसे कोई कहे कि एचसीएफ निकालो किसका, हम एक प्रोसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हम आप कहोगे सर हमें तो एचसीएफ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन एक प्रोसेस देखने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रोसेस की मदद से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो 125 हो गया, 150 है और 200 है। अब ध्यान से अगर आप देखो, तो अगर मैं देखूं यहां पे, तो यहां पे जीरो है, यहां पे जीरो है कि नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ, जीरो कब बनता है, जब एक 5 और 2 का पेयर बनता है तभी एक जीरो बनता है, भाई ये सबको पता है। देखो जब भी किसी संख्या के अंत में जीरो है तो यहां पे 5 और 2 का पेयर बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा, यहां पे 5 और 2 का पेयर बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा। अब क्या 125 में 5 और 2 का पेयर होगा, दो नहीं है यहां पे दो नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं, चूंकि अब मुझे तीनों जगह दो नहीं मिल रहा है, भाई यहां दो नहीं मिल रहा, यहां दो नहीं मिल रहा और यहां भी दो नहीं मिल रहा, आ रही बात समझ में कि नहीं? तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं जो ये 150 और 200 है, देखो अगर ये 150 और 200 की जगह, अब यहां पे दो है, यहां पे दो है, देखो यहां पे आप ध्यान से देखो, यहां पे दो है, यहां पे दो है, लेकिन यहां पे दो नहीं है। तो क्या मैं एक दो को यहां से हटा दूं और एक दो को यहां से हटा दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला? अगर मान लो मैं इसकी जगह पे ऐसे लिख दूं, मैं ये दो हटा दूं और ये यहां पे कितना था, टू की पावर ए कितना था, टू की पावर 3 था ना, तो टू का स्क्वायर कर दूं, तो क्या कोई एचसीएफ पे फर्क पड़ेगा? एचसीएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप वो वैल्यू हटा रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है एचसीएफ निकालने में। तो आप क्या कर सकते हो, देखो यहां पे दो है, यहां पे दो है, यहां पे दो नहीं है, तो आप इन दोनों को दो से डिवाइड कर दो, तब भी आंसर वही आने वाला है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 125, दो से डिवाइड करूंगा 75 और दो से डिवाइड करूंगा ये 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है ना? अब आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो यहां पे दो है और यहां पे दो नहीं है, तो इसको फिर से आप दो से अगर भाग कर दोगे तो ये नंबर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, ये और छोटा हो जाएगा, ये 50 आ जाएगा, फिर दोबारा फिर दो से भाग कर दो आप तो ये 25 आ जाएगा। अब आपके लिए आसान हो जाएगा, मतलब अगर संख्या ये दे रखी है या फिर संख्या ये दे रखी है, दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा एचसीएफ निकालने में, एचसीएफ सेम ही आएगा। तो आपके लिए कई बार ये आसान हो जाता है, मान लो बहुत बड़ी संख्या दे रखी है और वहां पे कोई चीज, मान लो इसमें दो है, इसमें दो है, इसमें दो नहीं है, तो आप दो से भाग करके उसको छोटा कर सकते हो। मान लो कहीं 5 मिल रहा है, कहीं पे नहीं मिल रहा है, तो आप 5 से भाग करके छोटा कर दो, तो आपके लिए वो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। हम उस पर भी बात करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। अब देखो ये कितना आसान हो गया, ये भी आसान था, लेकिन अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना है तो मैं सिंपली बोल दूंगा कितना एचसीएफ आएगा, एचसीएफ इसका 25 आ रहा होगा। वो आप यहां से भी देख सकते हो, 5 की मिनिमम पावर कितनी है, 5 का स्क्वायर, वही आपका आंसर आएगा। तो 5 का स्क्वायर आपका यहाँ पे आंसर हो रहा होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब जैसे इस क्वेश्चन पे अगर मैं आपसे कहूं एक बड़ा नंबर लेते हैं, 126, 396 और 1000। अच्छा इससे पहले ना एक मेथड और देख लेते हैं फिर इस पे आते हैं। ये जो एक मेथड और देख लेते हैं हम लोग, जिससे कि थोड़ा सा आसान हो जाए ये चीज। एक मेथड और देखते हैं फिर इस पे बात करेंगे, भी क्वेश्चन में भी इस पे बात कर रहे होंगे। वो मेथड क्या है देखते हैं। जैसे देखो थर्ड, ये सेकंड मेथड हो गया हमारा, जहां पे हम प्राइम फैक्टर में तोड़ के निकाल रहे होते हैं। अब थर्ड मेथड आप देखो, यहां पे हम क्या कर रहे होते हैं, जैसे मान लो हमें संख्या दे रखी n1, n2 एंड n3, ठीक है, या ऐसे संख्याएं दे रखी हैं। सबसे पहले आप इनको अरेंज करोगे किसमें, बढ़ते हुए क्रम में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब वो संख्याएं, मतलब आपकी ऐसा ना हो कि कोई संख्या पहले लिखी कोई बाद में लिखी है, वो संख्याएं आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, बढ़ते हुए क्रम में। फिर आप क्या करोगे, आप डिफरेंस ले रहे होगे, मान लो डिफरेंस d1 आया, इन दोनों नंबर का डिफरेंस d2 आया, ठीक है। अब जो सबसे छोटा वाला डिफरेंस आ रहा है,
जो सबसे छोटा वाला डिफरेंस आ रहा है, या तो आपका एचसीएफ वही डिफरेंस होगा या फिर इसके कोई फैक्टर होंगे। क्या मैंने कहा? सबसे छोटा डिफरेंस जो है या तो वही आंसर होगा या फिर उसका फैक्टर कोई आंसर होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमको दे रखा है 12, 24 और 60। एक सिंपल संख्या ली हमने। अब 12, 24, 60 का अगर मुझे एचसीएफ निकालना है, देखो एक चीज समझो, आप कहोगे सर बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल ले रहे हो। आई कैन टेक टफ एग्जांपल आल्सो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लेंगे आंसर तो निकलेगा ही। मेरा मानना है कि जब आप प्रोसेस स्टेब्लिश कर रहे हो तो आप छोटी चीजों पे करो, फिर आप उसको बड़ी चीजों पे लेके जाओ तो आपके लिए आसान होती हैं। अगर मैं बहुत डिफिकल्ट एग्जांपल ले लूं 126, 396, 1080, तो अभी आपके ना हाथ पांव फूलने लग जाएंगे। तो लॉजिक क्या होता है, छोटे छोटे एग्जांपल पे प्रोसेस को समझेंगे, फिर उसको बड़ा कर देंगे, अपने आप आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। अब देखो 12, 24, 60, अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना, मैं क्या करूंगा? मैं अगर डिफरेंस मेथड से जाऊं तो कितना आएगा ये डिफरेंस? ये डिफरेंस आ रहा होगा 12। यहां पर डिफरेंस ज्यादा होगा 12 से, मैं उस पे नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं निकालना है। अब आपका आंसर जो होगा या तो 12 आएगा या तो 12 का कोई फैक्टर आएगा। ये डिपेंड किस पे करता है? अगर 12 आ रहा होगा तो ये सब संख्याओं को डिवाइड करेगा, और अगर 12 नहीं आ रहा होगा तो उसका कोई फैक्टर आ रहा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे 12, देखो 12 सबको डिवाइड कर रहा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ आपका 12 ही होगा। लेकिन अगर मान लो यहां पे 54 दे रखा होता, 54 दे रखा होता, अब क्या होगा? 12 इसको तो डिवाइड कर रहा है, 12 इसको भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन 12 इसको डिवाइड नहीं कर रहा, मतलब 12 अब आपका एचसीएफ नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग? 12 के फैक्टर देखेंगे, 1 12, 2 6, 3 4, ये सारे फैक्टर हैं। मैंने पेयर में लिखा 1 12, 2 6, 3 4। अब 12 तो हुआ नहीं, अब हमें हाईएस्ट देखना है, तो हम बड़े वाले से चालू करेंगे। भाई छोटे से चालू क्यों करना, पहले बड़े से चालू करो। बड़ा देखो 6, 12 को डिवाइड कंप्लीटली कर रहा है, 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, 54 को भी कर रहा है। इसका मतलब एचसीएफ कितना आ जाएगा? इसका मतलब इसका एचसीएफ आपका आ जाएगा 6। तो ये डिफरेंस मेथड भी है जो बड़ी संख्याओं में ज्यादा अच्छे तरीके से यूज हो रहा होता है। तो आप इसको समझो, ये हमारा थर्ड तरीका है जिससे हम आंसर को निकाल रहे होते हैं। कुछ नया नहीं है, सब में कर वही रहे हैं, बस थोड़ा सा तरीके अलग अलग हैं। अब देखो जैसे मैंने क्वेश्चन लिया था 126, 396 और 1080, ठीक है ना? अब आप देखो यहां पे कि जाहिर सी बात है, अगर मुझे इनका एचसीएफ निकालना है तो एक तरीका तो है कि भाई ऐसे निकाल लें एचसीएफ हम, कि पहला मेथड है, सेकंड मेथड, थर्ड में डिफरेंस ले लें, छोटा डिफरेंस यहां पे आ रहा है तो आंसर वही होगा आपका। लेकिन एक और तरीका है, जो मतलब होता है ना कि तरीके बहुत सारे हैं, ऑप्शन देख के भी आंसर निकाला जा सकता है, वो भी एक तरीका है। लेकिन अगर मुझे ऑप्शन मान लो नहीं दे रखा, प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं, तो क्या पॉसिबल केस है? देखो अब मुझे यहां पे 1080 दिख रहा है, मतलब इसमें एक 5 होगा कि नहीं होगा? भाई जीरो लास्ट में तभी आएगा जब 5 और 2 का पेयर बन रहा होगा। तो इसके अंत में एक जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा है कि इसके अंत में, मतलब इस पूरे नंबर में एक 5 और 2 का पेयर बन रहा होगा। क्या इसमें 5 का फैक्टर मिलेगा? 5 का मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपका क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देखो यहां लास्ट में 6 दे रखा है। क्या यहां पे 5 मिल रहा होगा आपको? नहीं मिल रहा होगा। मतलब 5 सिर्फ इसी में मिलेगा, कॉमन नहीं मिलने वाला। अगर सब में नहीं है तो हम 5 को हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते? अभी बताया मैंने, अगर कोई चीज सब में कॉमन नहीं है तो आप उसको हटा सकते हो। तो मैं इन संख्याओं को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 126, 396, इसको भाग दिया 5 दूनी 10, 5 इक्कम 5, 6 पंचे 30, ठीक है ना? हो गया कि नहीं? हो 216 आया कि नहीं आया? ठीक है। अब आपको एचसीएफ निकालना है। अब देखो और भी तरीके हैं, आप चाहो तो इसको फिर से तोड़ लो, तोड़ने के बाद आप देखो कैसे निकाल सकते हो। जैसे देखो इसमें, अब एक तरीका तो ये हो सकता है, ध्यान से देखो, एक तरीका तो हो सकता है, भाई ये दोनों नंबर दिख रहे हैं, इन दोनों नंबर के बीच में गैप कितने का है? 100 का है, नहीं 110 का है, सॉरी,
इन दोनों नंबर के बीच में गैप कितने का है? नॉट 110, 90 का होगा ना, 216 और 126, उल्टा देख रहा था मैं। इनके दोनों के बीच में गैप कितने का है? 90 का है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब या तो फैक्टर 90 होगा या सॉरी आपका एचसीएफ जो है तो 90 होगा या 90 कोई फैक्टर होगा, यही तो होगा ना। अब 90 तो है नहीं, तो क्या हो सकता है? 2 45, तो क्या 45 है? भाई लास्ट में 5 है ही नहीं, तो 45 हो ही नहीं सकता। अब देखो अगला फैक्टर क्या होगा? 3 हो गया यहाँ पे, 3 के बाद आपका 30 हो जाएगा, 4 से डिविजिबल है नहीं, 5 से होगा डिविजिबल, ये 18 आ जाएगा, 6 से डिविजिबल होगा, 6 से होगा तो कितना हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा, 7 8 9 से होगा ये 10। ये सारे फैक्टर्स हैं, तो या तो एचसीएफ 90 होगा, ऐसे कोई फैक्टर होंगे। तो अब जाहिर सी बात है 90 से डिविजिबल, हम उल्टा चेक करेंगे बड़े वाले से, 90 होगा नहीं, 45 है नहीं, 30 सबको डिवाइड कर नहीं रहा है, क्या 18 डिवाइड कर रहा है? अब देखो आप इसको, 18 ये डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है इसको डिवाइड 18, ठीक है ना। 18 इसको डिवाइड, अब देखो इसको कैसे लिखोगे आप, मैं कैसे देखूंगा 396 डिविजिबल है कि नहीं, तो मैं कैसे देखूंगा? मैं इसको लिखूंगा 360 प्लस 36, यही तो कर रहा हूँ ना। क्यों 360 लिखा? क्योंकि 18 दुना आपको 20 से गुणा किया 36, 20 से क्या 360 होता है, तो 18 को 2 किया 36, ये 20 आ गया, और ये भी डिविजिबल है, तो मतलब ये तो डिविजिबल हो जाएगा। 216 देखना, मैं कैसे देखूंगा? 216 को मैं लिख रहा हूँ 180 प्लस 36, ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, मतलब 216 भी डिविजिबल है। मतलब आपका एचसीएफ कितना आ गया? आपका एचसीएफ आ गया 18, ठीक है। ये एक तरीका हो गया इसको करने का, थोड़ा सिंपल। और भी सिंपल कर सकते हो आप इसको, देखो यहां ध्यान से, इसको देखो एक और तरीका है निकालने का। वो तरीका क्या है कि जैसे मान लो अगर हमें यहाँ पे संख्या कितनी आ गई थी हमारी, 126 आ गई थी, 396 है और 216 है, ठीक है। अब आप देखो, क्या ये संख्याएं कोई ऐसी संख्या जो सबको काट रही हो? अगर सबको काट रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे एचसीएफ में भी वो संख्या आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, क्या 3 से सब कट रहा है? 6 2 8 9, 6 3 9 9, 6 3 9, ये 3 सब कुछ कट रहा है। तो मैं सबसे पहले मतलब 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एचसीएफ में भी 3 होगा आपका। अब अगर मैं 3 से काटू कितना आएगा? 3 मतलब एचसीएफ में आपका 3 आ रहा होगा, ये कंफर्म है। एचसीएफ में 3 आ रहा होगा, लेकिन कैसे आएगा? 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 इक्कम 3, 3 तिरिक्का 9, 3 दूनी 6, और 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, ये मिल गया। मतलब एचसीएफ में आपको एक 3 मिल रहा होगा। अब देखो फिर क्या 3 से कट रहा है? 3 2 5 1 6, 7 2 9, 4 2 6 कट रहा है, तो इसका मतलब एचसीएफ में एक और 3 आ रहा होगा। एक और 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 इक्कम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, ये आएगा 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। आ गया कि नहीं आ गया? मतलब एचसीएफ में 3 और 3 आ रहा होगा। अब और क्या कॉमन आ सकता है जो सब में हो? सब में 2 आ सकता है कि नहीं आ सकता? मतलब एचसीएफ में आपका एक 2 आ रहा होगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। अब देखो कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, कोई ऐसी संख्या नहीं जो तीनों में कॉमन हो। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका? एचसीएफ आपका हो जाएगा 3 तिरिक्का 9 दूनी 18, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ध्यान से देखो आप, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपका फोर्थ मेथड है कि जहां पे आपका 126, 396 और 216 का अगर एचसीएफ निकालना है, तो एलसीएम में हम क्या करते थे? यहां पे जो संख्या लेते थे वो ऐसी संख्या होती थी जो किसी एक नंबर को डिवाइड कर दे। नहीं, अब हमें क्या चाहिए? अब हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो तीनों को डिवाइड करे, तीनों को। तो वो संख्या कौन सी है? 2 हो सकती है, तो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 नवा 18, 2 अट्ठे 16 और 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16। अब कोई ऐसी संख्या जो तीनों को डिवाइड करे? बिल्कुल 3 हो सकती है, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 इक्कम 3, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 तिरिक्का 9, 3 छक 18, ठीक है। अब क्या और कोई संख्या हो सकती है? अभी भी 3 हो सकती है, 7 आ गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये कितना आ गया? 3 इक्कम 3 और आपका 2, 12 आ गया। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों को काट रही हो। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये भी एक तरीका है
यहां पे बस ध्यान रखना वो संख्याएं लेनी है जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है ना। जैसे कि मान लो अगर मैं आपसे कहूं 12, 24 और 54 का एचसीएफ निकालो, तो अब क्या करोगे? वो संख्या सोचो जो तीनों को काट रही हो, ठीक है ना। तो अब दो से ले सकते हैं, ये 6 आ गया, ये 12 आ गया और ये 27 आ गया, ठीक है। अब देखो कोई संख्या हो सकती है क्या? अब दो तो ये कट रहा है, ये कट रहा है, लेकिन ये नहीं काट रहा। अब आप तीन ले सकते हो, तो तीन दूनी 6, तीन चौक 12, तीन नवा 27। तो यहां पे आंसर क्या आएगा? यहां पे आंसर आपका 3 × 2 6 आ रहा होगा। तो ये भी एक तरीका है एचसीएफ को निकालने का, ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से एलसीएम निकालो, यहां से एलसीएम निकालो इन तीनों का, 12 का, 24 का, 54 का, इस तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि इनका एलसीएम निकालो, बताओ क्या आएगा? तो आप सिंपली क्या करोगे? आप सिंपली जो भी आपका एचसीएफ आया है 2 × 3, 2 × 3 आपका एचसीएफ था। अब जो बची हुई संख्या है 4, 9 और 2 का, इनका आप वही कर लो जो हम पहले एलसीएम में करते थे, मैक्सिमम पावर सबकी ले लो। 2 क्या है? 2 है। 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है। 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है। तो 3 की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी? स्क्वायर। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 का स्क्वायर। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 क्यूब इंटू 2 का क्यूब, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। तो इस मेथड से आप चाहो तो एलसीएम भी निकाल सकते हो। बस ध्यान क्या रखना, जो एचसीएफ के आने के बाद बचा है उसमें आप वही तरीका करोगे कि जो मैक्सिमम पावर होगी वो लगा दोगे, तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो 12 और 18 दे रखा है, तो 12 और 18 का आपका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ रहा होगा 36, ठीक है ना। एलसीएम कितना आ रहा होगा? 36 आ रहा होगा। तो यहां पे अगर मान लो मैं एचसीएफ वाले मेथड से करूं, एचसीएफ कितना आएगा? ये आएगा आपका एलसीएम। एचसीएफ कितना आ रहा होगा? एचसीएफ आपका आ रहा होगा 6। अब देखो अगर मैं इस मेथड से करूं, पहले मैं एचसीएफ निकालने की कोशिश करूं, तो मैं 2 से भाग दूंगा, 2 दोनों में भाग कर रहा है, ये 6 आ गया, ये 9 आ गया। अब किस संख्या से भाग करूंगा मैं जो दोनों में भाग करे? 3 से कर सकता हूं। तो ये 3 दूनी 6, 3 तिरिक का 9। अब देखो यहाँ पे आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा आपका, सॉरी, एचसीएफ अगर आप निकाल रहे हो 12 और 18 का, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 × 3 मतलब 6। अब अगर मुझे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले मैं एचसीएफ लिखूंगा। एचसीएफ कितना आया है? 2 × 3। और उसके बाद जो बचे हुए नंबर हैं, जो प्राइम फैक्टर बचे, उसकी मैक्सिमम पावर ले लूंगा। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा? 2 × 3 लिख दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सिंपली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि एलसीएम ऑफ कितना था? 12 और 18 ना। 12 और 18 बराबर एचसीएफ ऑफ 12 और 18 इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये आपको समझ में यहां पे आना चाहिए। देखो अब आप चाहो ना, तो ये देखो इसके बस सब एक ही चीज है। आप चाहो तो संख्या भी निकाल सकते हो। जैसे एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया 6। अब अगर आपसे कोई कहे पहली संख्या कौन सी होगी, तो कैसे निकालोगे? पहली संख्या निकालने के लिए इस 6 को 2 से गुणा कर दो, तो 6 दूनी 12 हो जाएगी। दूसरी संख्या कैसे निकालोगे? आप 6 को 3 से गुणा कर दो, तो क्या मिल जाएगा? 18 मिल जाएगी आपको। आ रहा बात समझ में कि नहीं? तो आप इसको कई तरीके से देख सकते हो। बस अब कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना वो हमें समझ में आना चाहिए। अदरवाइज हम इसको किसी भी तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका, सब घूम घुमा के एक ही चीज है, ऐसा कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे पहले हम क्या करते थे? हम 12 को तोड़े, 18 को तोड़े और देखिए कौन सा कॉमन क्या चीज आ रही है। यहाँ पे हमने क्या किया? जो कॉमन चीज हमने उससे डिवाइड ही कर दे रहे हैं, तो बात तो वही हुई ना। तो ऐसा कुछ अलग नहीं है, लेकिन बस आपको ये समझ में आना चाहिए। अच्छा, एक और चीज होती है, जैसे मान लो 12 और 18 का
अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो ये आ गया हमारा 6, और अगर मैं एलसीएम की बात करूं, एक मिनट, ये एलसीएम की बात करूं मैं तो ये आ गया 36। तो यहां से एक फॉर्मूला और निकलता है हमारा कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इनटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये दो ही नंबर पे एप्लीकेबल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एलसीएम ऑफ टू नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू ए इंटू बी। आप देख सकते हो ए इंटू बी होगा 12 गुणे 18 216, और 36 को 6 से गुणा करेंगे, 36 गुणे 6 ये भी 216 आ रहा होगा। तो दोनों आपस में बराबर होता है। ध्यान क्या रखना है, ये सिर्फ दो ही नंबर पे एप्लीकेबल होगा, इससे ज्यादा पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ एक दो कॉन्सेप्ट जो बचेंगे वो वही बता दूंगा मैं आपको, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज मत हो। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो गए, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने कॉन्सेप्ट को देख लिया, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं। अब आपको एलसीएम एचसीएफ है ये, अभी आपका पहला क्वेश्चन है। ये तो सिंपल सा है, हमें क्या दे रखा है, हमको दे रखा है सिंपली ये कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 और 2 की पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर, इसका एचसीएफ क्या आएगा। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको फैक्टर्स दे रखे हो इस तरीके से, तो आप मिनिमम वैल्यू ले लो, मतलब पावर की मिनिमम वैल्यू ले लो। तो 2 की मिनिमम पावर क्या है, यहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 3 है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर 3 हो जाएगी। और दूसरी क्या हो जाएगी, 3 की देखो मिनिमम पावर यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 की मिनिमम पावर 2 हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना जो हम सिंपल तरीके से अलग तरीके से बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि मान लो कहीं ऐसे दे रखा है, तो अब अगर मैं इसका एचसीएफ लूं तो चूंकि 5 यहीं पे आ रहा है, यहां पे 5 है नहीं, तो मैंने आपसे कहा था 5 की पावर 0 समझ लो। तो 5 की मिनिमम पावर कितनी, 0 हो जाएगी। लेकिन इसको आप एक तरीके से और बोल सकते हो कि यार सिंपल सा लॉजिक क्या है कि सबसे पहले देखो कॉमन किस में सारी चीजें हैं, कौन सा ऐसा नंबर जो सब में कॉमन है। दो नंबर दे रखा है, कौन सी चीज सब में कॉमन है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 2 3 था, यहाँ भी 2 3, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो 2 3 5 दे रखा है, यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 दे रखा है। तो एचसीएफ वाले केस में आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपली देखो सब दोनों में कॉमन कौन सा है। तो कॉमन सिर्फ 2 और 3 है, उसके बाद आप मिनिमम पावर देख लो। तो हम दो स्टेप में देख सकते हैं। पहला स्टेप क्या हो जाएगा, हम देखेंगे कौन सा नंबर कॉमन है सब में, सबसे पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, जो मिनिमम पावर, पावर जो है आपका, जो भी मान लो पावर, हम मान लो एक्स की पावर है, तो इसकी हम मिनिमम इसमें निकाल देख लेंगे, कौन सी मिनिमम पावर है वही हम ले लेंगे, वही हमारा एचसीएफ का आंसर होगा। तो कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा, थोड़ा हमने इसको सिस्टमेटिक कर दिया समझने के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब ये देखो, शायद बताया नहीं मैंने आपको वहां पे, जैसे हमने एलसीएम में बात की थी, तो हमने कहा था अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं। लेकिन अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम मान लो अगर हमें ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ दे रखा है, तो हम ऊपर वाले का एचसीएफ ले रहे होंगे, ए सी और ई का, और नीचे वाले का हम एलसीएम ले रहे होंगे, बी डी और एफ का। ठीक है ना, हम ऊपर वाले का, जो ऊपर वाली संख्याएं हैं उनका क्या ले रहे होंगे, एचसीएफ ले रहे होंगे, और नीचे वाली संख्याओं का हम एलसीएम ले रहे होंगे। ये हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो अब हाँ, एक चीज और ध्यान में रखना क्या है कि ये हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है ना। जो आपका फ्रैक्शन दे रखा है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, तभी बात बनेगी। कई बार सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होता, आंसर आ जाता है लेकिन गलत होने के चांसेस भी रहते हैं। अब जैसे ये केस दे रखा है, हमें संख्या दे रखी है 4/5, दूसरी संख्या दे रखी है 6/8, और तीसरी संख्या हमें दे रखी है 8/25। अब देखो यहाँ पे ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। हम इसे 2 से काटेंगे 3 और 4 आ जाएगा। तो अब संख्या क्या हो गई, 4/5, 3/4 और 8/25। अगर मुझे अब एलसीएम एचसीएफ लेना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ लेना पड़ेगा, एचसीएफ ऑफ 4, 3 और 8, और नीचे वाले का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा 5, 4 और 25। ठीक है,
तो अब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? अब दो कॉन्टिन्यूअस नंबर दिख रहे हैं 3 और 4, तो जाहिर सी बात है एचसीएफ तो 1 आने वाला है। और एलसीएम अगर 5 4 25, तो 25 5 गुणे 5 हो गया। अब 4 2 तो है नहीं कोई, तो हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा 25 को, और 5 तो ऑलरेडी वहां पे आ गया, तो कितना हो जाएगा? ये 1/100 आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। देखो इतना टाइम जाना नहीं है, आप मुंह जबानी इसको कर सकते हो। बस जो गलती करता है बच्चा कई बार कि सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं करता, तो वहां पे गलत होने के चांसेस कई बार बन जाते हैं, तो वो ध्यान में रखना। अदरवाइज क्वेश्चन सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हो इन सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन दे रखा है कि आपका x और y जो है एलसीएम एंड x जो है एचसीएफ है और y जो है आपका एलसीएम है, तो कौन सी कंडीशन सही होगी? आप देख सकते हो ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कहूं सिंपली हमें अगर एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाले का हम एचसीएफ लेंगे। किसका किसका? 3 6 9 27। अब हमने एक चीज और यहाँ पे देखी कि सारे के सारे नंबर ये जो फ्रैक्शन दे रखे हैं सब सिंपलेस्ट फॉर्म में दिए हुए हैं, आप उसे और फर्दर कट डाउन नहीं कर सकते हो। और नीचे वाले क्या लोगे आप? नीचे वाले का आप एलसीएम लोगे, 5 25 20 और 50 का। अब ये कितना हो गया? 3 6 9 27। अब अगर आप इसको देखो तो ये कितना हो जाएगा आपका एचसीएफ? एचसीएफ 3 हो जाएगा। और आपका यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा? देखो 50 है 20 है, ये आपका 100 आएगा। ठीक है ना? तो अब ये क्या हो गया? आपकी एक्स की वैल्यू हो गई, ये आपकी एक्स की वैल्यू हो गई। सिमिलरली आप चाहो तो तुरंत ऐसे मुंहजबानी भी कर सकते हो या फिर पूरा लिखो आप। अगर मुझे एलसीएम निकालना है फ्रैक्शन का, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेना पड़ेगा और नीचे वाले का मुझे एचसीएफ लेना पड़ेगा। 5 25 20 और 50 का। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 6 9 27। अब 27 हो गया आपका 3 का क्यूब, 9 3 का स्क्वायर आ चुका है, 6 आपका 3 2 नहीं आया है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर आ गया 54। और नीचे कितना आ जाएगा? एचसीएफ ले रहे हैं तो सीधा सीधा दिख रहा है भाई 5 25 20 50 है, तो एचसीएफ आपका 5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये वैल्यू हो गई आपकी y की। अगर अब मैं सिंपली x अपॉन वाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? x की वैल्यू थी 3/100। अब देखो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब अगर मैं y कर रहा हूं अपॉन में, तो वैल्यू क्या आएगी? 54/5 आ रही होगी। लेकिन आप इसको सीधा अगर गुणा में लिख दोगे तो क्या देखो ये क्या हो जाएगा? ये 54/5 आएगा। लेकिन अब आपको ये पता है कि अंदर अंदर वालों गुणा होता है, बाहर बाहर वालों गुणा होता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब आप इसको डायरेक्टली लिखो, आप इसको ऐसे लिखो कि 3/100 होगा, और जब ये भाग में है, जब ये गुणे में आएगा तो संख्याएं पलट जाएंगी आपकी। ये 5/54 हो जाएगा। अब देखो ये आपका 20 हो गया, ये आपका नहीं 18 आ गया, सॉरी 18 आ गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया? ये अब ये आपका आ गया x अपॉन वाई बराबर कितना आ गया? x अपॉन वाई बराबर 1/360, 1/360। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? हमें x y बराबर मिल जाएगा 360x। तो सही आंसर क्या होगा आपका? डी आपका सही आंसर होगा। तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन दे रखा है 13 ABC आर द 4 डिस्टिंक्ट नंबर। देखो मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं, कई बार क्या होता है आप क्वेश्चन कर रहे होते हो तो कुछ चीजें ना मार्क करते चलना है आपको, वो इसलिए चलना है वरना ना क्वेश्चन गलत करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं वहां पे। ठीक है ना? तो अब जैसे यहाँ पे दे रखा है कि ये अलग अलग संख्याएं हैं, मतलब 13 ABC ये चारों अलग अलग संख्याएं हैं। अब क्या दे रखा है कि और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े, मतलब अगर आप 13A का एचसीएफ लो, 13B का लो या 13C का लो, सबका मासापा जो है 13 ही है। अब और प्रत्येक संख्या 60 से कम है और ये कंडीशन दे रखी है, तो A प्लस सी प्लस बी का मान। अब देखो अगर मान लो संख्या आपकी 13 और A है, इसका अगर मुझे एचसीएफ 13 करना है तो मुझे क्या करना होगा? क्या मैं ऐसे भी तो ले सकता हूं कि मैं संख्या 13 और 13 ले लूं? क्या सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? यहाँ पे देखो एचसीएफ तो 13 आ गया, संख्या 60 से छोटी भी आ गई, और ये तो अभी बात की बात है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि चारों संख्याएं अलग अलग हैं, तो हम 13 13 नहीं ले सकते इसको। तो हमें क्या लेना होगा? देखो कंडीशन कैसी होगी?
अब जो भी ये संख्याएं हैं आपकी ABC, अगर ये 13 का मल्टीपल हो जाए, जैसे 13 26 हो जाए, 13 39 हो जाए, 13 52 हो जाए, तो क्या हो रहा है, सारे केस में HCF 13 ही आ रहा कि नहीं आ रहा? भाई ये नंबर आपका, या सिंपली कह सकते हैं जो 13 है इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, 13 26 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो इसका HCF कितना, 13 ही हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये 13A, 13B और 13C, ठीक है। ABC की आप देखो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं, सब 60 से कम है, और A छोटा है B से, B छोटा है C से, A छोटा है B से, B छोटा है C से। अब पूछा क्या गया, A प्लस C प्लस अपॉन B का मान, तो A प्लस C क्या हो जाएगा, 26 प्लस 52 78 अपॉन B, B कितना है 39, क्या था A प्लस C अपॉन B। तो ये अगर आप निकालोगे तो आपका आंसर कितना आ रहा होगा, आपका आंसर 2 आ रहा होगा। तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना और आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन दे रखा है, ए की वैल्यू दी है, एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, बी एलसीएम ऑफ दिस नंबर, देन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ये आपके लिए HW है। इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता रहे होगे कि इसका सही आंसर क्या आएगा। तो प्लीज आप इसको सॉल्व जरूर करना। आपको लॉजिक सारा पता ही है, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ ले लो भिन्न के, और नीचे वाले का एलसीएम ले लो। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का आप एलसीएम ले लो, नीचे वाले का एचसीएफ ले लो, और आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। अभी क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 3321, इफ वन ऑफ द नंबर इज 369, द एचसीएफ ऑफ द नंबर इज। तो कोई सिंपल जो प्रिंसिपल था कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इनटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू ए इंटू बी होता है या नहीं होता, दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है कि नहीं होता। अब आपको ये वैल्यू दे रखी, प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी, कितनी दी है 3321 दे रखी है, और यहां से आपको क्या दे रखा है, एक नंबर आपको दे रखा है 369, दूसरा नंबर निकालना है। तो बी कैसे निकलेगा, ये 3321 अपॉन 369। देखो अब जैसे जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूंगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं जनरली चीज मुझे कंफर्म है कि जो दूसरा नंबर आएगा वो कोई इंटीजर ही आ रहा होगा, और इंटीजर आने के बाद ही तभी ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखो यहाँ इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इसको भी इंटीजर होना ही होना होगा। तो एक चीज तो कंफर्म है कि ये संख्या जो है इससे कट रही होगी, ये कंफर्म है एकदम से, ये संख्या इससे कट रही होगी। तो या तो आप इसको देख पा रहे हो कि भाई कट रही तो कितनी जा रही है। अब देखो अगर मैं 10 बार लेके जाऊं तो कितना हो जाएगा, 3690 हो जाएगा, जो बड़ा है इससे। लेकिन अगर आप 9 बार लेके जाओगे तो देखो आप यहाँ पे 9 है, 9 को 9 से गुणा करोगे 81 1 आ रहा है यहाँ पे। तो आपको ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, जिससे आपको क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है लेकिन गुणा भाग में टाइम लगने वाला है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करके आप गुणा भाग को आसान कर सकते हो। तो ये सिंपली 9 बार जा रहा है। अगर मान लो नहीं समझ में आया तो फिर आप भाई गुणा भाग करना, देखो ये 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 6 बच गया, 6 बार जाएगा, फिर आपका 9 बार जा रहा है 81 आएगा, 369 अपॉन 41। अब आपको इसको काटना पड़ेगा डायरेक्टली, तो फिर ये आपका 9 बार जा रहा होगा। तो आपका पूछा क्या गया है, तो संख्याओं का एचसीएफ पूछा गया है। तो आपकी संख्या कौन कौन सी हो गई, एक संख्या हो गई 369, दूसरी संख्या हो गई 9। अब बस ये चेक कर लो क्या 9 इसको डिवाइड कर रहा है। अगर डिवाइड कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। लेकिन हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, और ये संख्या आपको 9 से डिवाइड हो रही है, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, सही आंसर आपका 9 आ जाएगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करके इसको और आसान कर सकते हो, अदरवाइज सॉल्व करके आंसर तो निकल ही जाएगा आपका आराम से। अब क्वेश्चन ये है कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 6 and 5040 रिस्पेक्टिवली, इफ वन ऑफ द नंबर इज, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे दूसरा नंबर पूछ रहा है। तो एलसीएम 5040 है, एचसीएफ है आपका 6, और एक नंबर 210 है, दूसरा नंबर हमें निकालना है। तो अगर मुझे दूसरा नंबर यहां से निकालना, मैं बी की वैल्यू अपॉन 210 कर दूंगा यहाँ पे। अब अगर मैं इसको 7 से काटूं,
7 से कह रहा हूँ मैं, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 से काटा 3 सते 21, और या फिर इसको काट दे 3 दूनी 6, तो ये सिंपली कितना आ जाएगा, ये 504 था, तो 504 इंटू 2/7, ये बच्चा इसे ये कंफ्यूज मैं इसको काटा नहीं था फाइनली, इसको दोबारा कर देता हूं मैं, ये 5040 था, 0 0 कैंसिल हुआ, मैंने 3 से काटा 7 आ गया, 3 से काटा 2 आ गया, तो ये 504 इंटू 2/7 बचा। अब चाहो तो भाग कर लो, सिंपली गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 0 5 दूनी 10/7। अब देखो फिर से सॉल्व नहीं करना, कॉमन सेंस लगाओ, ऑप्शन देखो, अब 7 से भाग दे रहे हो, 30 तो आंसर नहीं हो सकता, 630 भी आंसर नहीं हो सकता है, अगर 256 क्या आंसर हो सकता है, 200 को अगर 7 से गुणा करोगे तो 1400, इसके ऊपर वाली वैल्यू 1400 के आसपास होनी चाहिए, लेकिन ये तो भाई 1000 के आसपास ही है, तो अब ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो सही आंसर क्या आएगा, सही आंसर 144 आ रहा होगा। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि मैथ्स इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस, आप थोड़ा बहुत आपको लॉजिक लगाना होता है, प्लस बहुत सारा सा कॉमन सेंस चाहिए होता है। अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो बहुत सारे क्वेश्चनों को आप बिना सॉल्व किए भी आंसर मार्क कर सकते हो, एंड प्रॉब्ली दिस इज द स्ट्रेटेजी जो टॉपर्स यूज करते हैं, जिसलिए उनके मतलब जो आप देख रहे हो कट ऑफ इतना हाई जा रहा है एसएससी में, एक पॉसिबल रीजन ये भी हो सकता है कि वो सब कुछ सॉल्व नहीं करते, वो सिर्फ आंसर पहचानते, सही आंसर क्या होगा और उसको मार्क कर रहे होते हैं। क्वेश्चन ये है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 90 whereas their एचसीएफ इज 6, if one number is 12 more than other then the greater number is। अब देखो इसको कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप याद करो मैंने आपको बताया था, अगर मान लो ये 12 है, ये 18 है, हमने जो एचसीएफ का तरीका सीखा था वो क्या था, हम एक ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, वो 3 हो सकता है, 3 चौक 12, 3 छक 18, 2 हो सकता है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब कोई ऐसा नंबर नहीं जो दोनों को डिवाइड करे, ये एचसीएफ का रूल था, हमने जो किया था, एलसीएम नहीं, एचसीएफ वाला रूल। तो एलसीएम में एचसीएफ में हम क्या करते हैं, ऐसे नंबर लेते हैं जिससे सब संख्याएं डिवाइड हो। एलसीएम में क्या करते हैं, कोई भी एक नंबर डिवाइड हो तब भी हम डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं करते, यहां पे हम क्या कर रहे होते हैं, ऐसा नंबर लेते हैं जो सबको डिवाइड कर रहा हो, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया फॉर एग्जांपल। अब अगर हम इस, और ये क्या होते हैं, ये आपके को प्राइम नंबर हो जाते हैं, ये आपके को प्राइम नंबर हो जाते हैं। अब अगर मुझे संख्या निकालनी तो मुझे क्या करना होता है, मुझे संख्या निकालने के लिए 6 इंटू 2 करना पड़ता है, 6 इंटू 3 करना, मतलब 6 इंटू जो आपके को प्राइम नंबर है, ठीक है, पहला को प्राइम नंबर लिया तो वो हो जाएगा, दूसरा लिया तो वो हो जाएगा। तो अब या तो आप इसको इस तरीके से समझो, या आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो कोई नंबर 12 और 18 है, तो अगर इनका एचसीएफ 6 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 और 18 6 का मल्टीपल होगा कि नहीं, या 6 दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 6 गुणे 2 और 6 गुणे 3 कर सकता हूं कि नहीं, बस ध्यान क्या रखना है, 2 और 3 आपस में को प्राइम होने चाहिए, अदरवाइज वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, को प्राइम नहीं होंगे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना, ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम होने चाहिए। तो ये अगर लॉजिक समझ में आ रहा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मान लो किसी भी, ये अगर समझ में आ गया तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, अगर मान लो एचसीएफ 6 दे रखा है तो हम नंबर को कंसीडर कर सकते हैं A6A एंड 6B, एंड A और B जो है आपका, ये क्या होंगे, ये आपके को प्राइम नंबर होंगे, ये आपके को प्राइम नंबर होंगे, ए और बी क्या होंगे आपके, ये आपके को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है ना, बस इस चीज का आपको ध्यान में रखना है कि ए बी को प्राइम होंगे। अब देखो यहां पे क्या करना है, 6A 6B है तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 6AB, और एलसीएम की वैल्यू कितनी दे रखी, 90 दे रखी है। अब यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से हमें मिल गया 90/6, मतलब कितना आ गया, 15 आ गया। अब अगर ए और बी दोनों का मल्टीपल 15 है तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, वैल्यू 1 और 15 हो सकती है, 3 और 5 हो सकती है, लेकिन कंडीशन दे रखी है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है। तो अगर मैंने 1 लिया तो क्या होगी, 6 हो जाएगी ये, और 15 लिया तो 15 छक्का 90 हो जाएगी, दोनों में डिफरेंस तो 12 से बहुत ज्यादा हो जाएगा। भाई अगर मैं पहली वैल्यू लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1, और दूसरी संख्या होगी 6 इंटू 15, 15 छक्का 90, और ये 6 आ रहा है, लेकिन संख्याओं में अंतर कितने का है, 12 का है, तो ये पेयर तो पॉसिबल नहीं है।
दूसरा पेयर देखो 3 और 5 वाला, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 एंड 6 इंटू 5 18 और ये 30, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा आपका 12 का। तो यही वो दोनों पेयर होंगे 3 और 5, मतलब संख्या 18 और 30 होगी। पूछा क्या है, बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या आपकी 30 होगी। समझाने में टाइम जा रहा है, ये मुंह जबानी क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना। अगर मुझे सॉल्व करना, मैं क्या देखूंगा 6ab बराबर 90, ab बराबर 15, ठीक है ना। अब ए और बी में आप देखोगे कि 1 15 तो पॉसिबल नहीं है, तो डेफिनेटली 3 और 5 होंगी। तो 20 सेकंड मैक्सिमम, 15 से 20 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। समझाना इसलिए पूरी यहाँ पे कहानी बतानी पड़ती है, अदरवाइज आप आसानी से इसको सॉल्व कर ले जाओगे। अब एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि एलसीएम ऑफ 165, 176, 385, 495 इज के। When k is divided by SCF of number, the quotient is p. What is the value of p? अब थोड़ा सा ये, चूंकि नंबर थोड़ा डिफिकल्ट दे रखे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये लग रहा है कि ये दिक्कत कर सकता है। देखो नंबर क्या क्या दे रखे हैं, 165, 176, 385 एंड 495। अब अगर एचसीएफ निकालना हो तो हम क्या, भाई हमारे पास कई तरीके हैं। एक तरीका क्या, हम डिफरेंस देख लें। डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, 11 का आ रहा है। अब या तो आपका एचसीएफ 11 होगा, या तो उससे कोई फैक्टर होंगे, या तो 1 होगा या तो 11 होगा, यही तो होगा ना पॉसिबिलिटी, क्योंकि 11 के दो ही फैक्टर हैं। तो अब देख लो सब संख्या 11 से डिविजिबल है क्या। डिविजिबिलिटी रूल क्या है, हम अल्टरनेट नंबर को जोड़ के इससे माइनस कर देते हैं। तो 6 माइनस 6 0, मतलब 11 से डिविजिबल है। 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 7 ये भी 0 हो जाएगा। 5 3 8 ये भी 0 हो जाएगा। 5 4 9 ये भी 0, मतलब सारी संख्याएं 11 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गया कि इनका एचसीएफ कितना आएगा, इनका एचसीएफ आ गया आपका 11। ठीक है, सब संख्याएं 11 से डिविजिबल हैं, तो एचसीएफ आपका 11 हो गया, ये कंफर्म हो गया, ये हमने 11 यहां लिख दिया। अब बात करते हैं एलसीएम निकालने की। तो देखो एलसीएम में क्या होता है, आप किसी भी संख्या से पहले गुणा करो या सॉरी भाग करो या बाद में करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो 2 से स्टार्ट करो, 3 से स्टार्ट करो, या चाहो तो आप, अब मुझे दिख रहा सब 11 से डिविजिबल है, तो मैं एक पहले बड़े नंबर से डिवाइड कर देता हूँ, आसान भी हो जाएगा। मैं 11 से डिवाइड करूं तो 11 एकम 11, 11 पचे 55, 11 एकम 11, 11 छंग 66, 11 तिहाई 33, 5 बच गया 35 आ गया, ये 11 चौक 44, और आपका 5 बच गया 45। देखो ये हमें यहाँ पे थोड़ा सा आसान हो गया जब हमने 11 से इसमें भाग कर दिया। तो अब मुझे क्या दिख रहा है, ये 15 है, 35 है, 45 है। अगर मैं 5 से भाग दे दूं थोड़ा आसान हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 16 जाएगा नहीं, 16 को यहीं लिख दिया, ये 7 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, ये आपका 9 आ जाएगा। अब अगर मैं फिर से 3 से भाग दूं तो ये 3 आ गया, ये सॉरी ये 1 आ गया, ये 16 आ गया, ये 7 आ गया, ये 3 आ गया। अब देखो अब हम सीधे सीधे एलसीएम बता सकते हैं कि एलसीएम कितना आ रहा होगा, क्योंकि अब बाकी संख्याएं क्या हैं, कुछ कॉमन नहीं कहीं पे, इसमें इसमें कोई कॉमन नहीं, ये भी कॉमन नहीं है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एलसीएम बराबर हो गया 16 गुणे 7 गुणे 3 गुणे ये तीनों संख्याएं 3 गुणे 5 गुणे 11 और अपॉन एचसीएफ। एचसीएफ बराबर कितना आ गया, अपॉन 11, ये कैंसिल आउट हो गया। अब जो आपका बच रहा है उसको गुणा करके आप आंसर निकाल दो, ठीक है ना। अब ये कितना हो गया, 16 पंचे 80 और 80, और ये कितना बच गया, 3 त्रिक का 9, 9 सते 63। अब फिर से देखो गुणा करना है कि नहीं करना, वो दिमाग लगाओ। अब देखो आप इसको गुणा करो, क्या आएगा, यहाँ पे 3 का 0 आ जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। अब ये कटेगा, ये 0, मतलब आपका सेकेंड डिजिट 4 आ रहा होगा। देखो 4 किस में आ रहा है, ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, यही आंसर है। और चाहते तो इसको डायरेक्टली भी देख सकते थे कि भाई क्या आएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 4, इसको इतना भी करने की जरूरत नहीं, अब ऊपर ही देख लेते आंसर क्या आएगा। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। एलसीएम थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन ये हो जाएगा क्वेश्चन। आया टायर 1 सीपीयू में था, एक दो क्वेश्चन डाल देते हैं ऐसे जहां पे आपको थोड़ा टाइम आपका किल हो रहा हो। अब देखो एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि इफ r इज द रिमाइंडर व्हेन ईच ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट नंबर d, देन d माइनस r इज इक्वल टू। देखो थोड़ा सा यहाँ पे ये इसमें लॉजिक को समझते हैं।
फिर इस पे हम लोग आते हैं। देखो लॉजिक क्या होता है, जैसे मान लो अगर मुझे कह रहा है कि मेरे पास नंबर n1 है, n2 है और n3 है। अगर मुझसे कहे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड n1 n2 n3, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम एचसीएफ निकाल रहे हैं कि नहीं। एचसीएफ क्या होता है, वो हाईएस्ट नंबर होता है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करे, ठीक है ना। लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर को डिवाइड तो किया लेकिन रिमाइंडर आर आ जा रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 46 को डिवाइड करूं 5 से, तो कितनी बार जाएगा, 45, और एक क्या आएगा, एक आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो अगर संख्या 45 होती तब तो 5 से कंप्लीटली डिवाइड होती, लेकिन 46 हो गई तो क्या हो गया, रिमाइंडर आपको 1 मिल जा रहा है। तो अगर मुझे वो संख्या निकालनी है कि वो संख्या कौन सी होगी जहां पे कोई रिमाइंडर ना बचे। अगर जैसे मान लो हमसे कह रहा है कि व्हेन 46 इज डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर, जो मान लो फॉर एग्जांपल हमारे केस में ग्रेटेस्ट नंबर 5 है, तो व्हेन दिस 46 इज डिवाइडेड बाय 5 वी आर गेटिंग वन रिमाइंडर। तो अगर मैं कहूं कि मुझे वो संख्या निकालनी जहां पे कोई रिमाइंडर ना आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 46 में से 1 माइनस करना पड़ेगा कि नहीं। तो जैसे सिमिलरली इन तीनों केस में मुझे रिमाइंडर आर मिल रहा है, तो अगर मुझे वो संख्या चाहिए जो उस ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड हो जाए, तो संख्या क्या होगी, n1 माइनस आर, n2 माइनस आर और n3 माइनस आर। ये वो संख्या होगी जो उस ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ग्रेटेस्ट नंबर वो क्या है, वो एचसीएफ है। तो इसका मतलब अगर मैं इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकाल लूं, तो मुझे मालूम चल जाएगा कि वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। आ रही बात समझ में कि नहीं, ठीक है। अब देखो अगर यहां तक हमें समझ में आया, तो अब इसका अगर मुझे एचसीएफ निकालना है, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जनरली हमें कई बार आर की वैल्यू नहीं देता, वो संख्या दे रखी होती है। तो इसीलिए ऐसे केस में हम डिफरेंस वाला मेथड यूज करते हैं। क्योंकि डिफरेंस वाला मेथड क्या होता है, अगर हमें तीन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, तो इनके दोनों का बीच का डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस कितना होगा, n2 माइनस आर माइनस n1 प्लस आर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपली कितना बच जाएगा, n2 माइनस n1 बच जाएगा। इसका दोनों का डिफरेंस सिमिलरली कितना आएगा, n3 माइनस n2 आ जाएगा। इसका दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, n3 माइनस n1 आ जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक, अगर क्वेश्चन ये दे रखा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड n1 n2 n3 लीव रिमाइंडर r, तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले r सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। r सब्सट्रैक्ट करने के बाद अब इसका एचसीएफ लेना होगा। एचसीएफ में हम डिफरेंस वाला मेथड यूज करेंगे। तो सिंपली हम क्या कर रहे होंगे, हम एचसीएफ निकाल रहे होंगे किसका, n2 माइनस n1 का n3 माइनस n2 का, और तीसरे में n3 माइनस n1 का। हम इसका एचसीएफ निकाल रहे होंगे और हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि ये तीन नंबर हैं, इसको ग्रेटेस्ट नंबर डी से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर आर मिल रहा है। तो अगर हमें ये देखना है कि वो नंबर कौन सा होगा जो उस ग्रेटेस्ट नंबर डी से डिवाइड होगा, तो सिंपली नंबर कौन सा होगा, वो नंबर होगा 6454 माइनस आर, दूसरा नंबर होगा 7306 माइनस आर, और तीसरा नंबर होगा 8797 माइनस आर। ये वो नंबर है जो डी से कंप्लीटली डिवाइड, ग्रेटेस्ट नंबर है जो डी से कंप्लीटली डिवाइड हो। अगर मुझे डी निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ये नीचे वाला नहीं, मुझे इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। और ये एचसीएफ क्या दे देगा, मुझे डी दे देगा, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा हम डिफरेंस मेथड का यूज कर रहे होंगे। डिफरेंस मेथड में क्या है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 7306 और 6454, ठीक है, यही होगा ना, 6454 है आपका, ठीक है। अब कैसे करेंगे, 6 में से 4 गई 2, 10 में से 5 गई 5, और ये बच गया आपका 12, 12 में से 4 गई 8, 852 आ गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ गया 852। ये डिफरेंस कितना आ रहा होगा आपका, इसको भी करना पड़ेगा, 8797 और ये है 7306। 7 में से 6 गई 1, 9 में से 0 गई 9, 7 में से 3 गई 4, 8 में से 7 गई 1, 1491। अब देखो आंसर तो आपका यहां से निकल जाएगा, लेकिन आपको तीसरा वाला डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप, क्योंकि बड़े नंबर है ना, तो इतना आसान नहीं है उसको देखना कि कौन सा आपका
वो नंबर सबको डिवाइड कर रहा होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें, इसको रफ कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस का क्रंच है। ये कितना है 8797 और वो कितना है 6454। 7 में से 3 गई 4, 9 में से 5 गई 4, 7 में से 4 गई 3, 9 में से 5 गई 4, 7 में से 4 गई 3, 8 में से 6 गई 2, 2343। ये डिफरेंस आ जाएगा। तीसरा डिफरेंस आपका आ जाएगा 2343। अब देखो इसका भी ना एचसीएफ निकालना जो है इतना आसान नहीं है। ये 3 नंबर बड़े बड़े दे रखे हैं, तो ये तो आपको दिख रहा है। जैसे अब जब मैं कर रहा हूं तो मुझे कुछ कुछ मल्टीपल दिख रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस चाहिए होगी, इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, या हो सकता है मैंने कभी सॉल्व किया इस क्वेश्चन को तो याद आ रहा हो, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है पहले। अब आपका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है, इन तीनों का हमें डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस कैसे लेंगे? इन तीनों का हमें एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें फिर से इसका डिफरेंस देखना पड़ेगा, तभी हम जाके एचसीएफ निकाल पाएंगे। अब इनका डिफरेंस कितना आएगा ये देखो आप, देखो अब 1491 है और 852 है। 11 में से 2 गई 9, आपका 9 में से यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गई 3, यहाँ बचा आपका 639 आ रहा है। ठीक है, अब देखो इस 639 से हम लोग देख सकते हैं या तो आपका एचसीएफ 639 आएगा या इसका कोई फैक्टर्स आएगा। ये नंबर 639 से डिविजिबल है नहीं, तो 639 तो एचसीएफ हो नहीं सकता। अब क्या हो सकता है? 3 से डिविजिबल हो रहा है, 3 गुणे 213। तो अब क्या, ये तो 3 होगा 213 होगा, पहले 213 को चेक कर लो। 213, 2 चौको 8, 13 चौक 52, ये कट जाएगा। 7 14, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा आपका। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका एचसीएफ कितना आ गया? आपका एचसीएफ डी, मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन सबको डिवाइड करेगा और रिमाइंडर आर आएगा, वो कौन सा हो गया? 213 आ गया। तो डी की वैल्यू 213 आ गई। अभी हमें आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? कोई भी एक नंबर ले लो, उसको 213 से भाग दे दो, आपको निकल जाएगा। कैसे करेंगे? मान लो 6454 है, 213 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार जा रहा होगा, 13 3 39 और 6 639 आ जाएगा। यहाँ पे 66 बच गया, अब 0 लगाएंगे तो सिंपल सा है। देखो ये 64 हो गया, 30 बार टाइम जा रहा होगा ये आपका 30 टाइम जा रहा होगा, यहाँ पे आपका 64 बच जाएगा। मतलब आपने जब इसको भाग दिया, 213 से 64 आ रहा है, वो हर केस में आएगा। इसको भाग देने भी 64 आएगा, इसको भाग देने में भी 64 ही आ रहा होगा। तो रिमेंड आर की वैल्यू कितनी आ गई? आर की वैल्यू आ गई 64। दोनों को माइनस करोगे कितना आंसर आएगा? आंसर आपका 149 आ जाएगा। तो सिंपल है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग तो है। आपको ऐसा नहीं है कि थोड़ा एक्सप्लेन करने में भी गया। और देखो ये सब चीजें थोड़ा सा ना जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे करना है तो यहाँ पे 8797 है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका 6454 है। एक तरीका तो ये दिख रहा है भाई मुझे कि जैसे 6400 ले लूं मैं या 6500 ले लूं, और यहाँ पे 8800 ले लूं, उनका डिफरेंस देख लूं पहले, और फिर एडजस्ट कर दूं जो भी एडजस्ट करना है। एक तरीका तो वो हो सकता है। मतलब तरीके बहुत सारे हैं डिफरेंस करने के आपके, वो आपके ऊपर है कि आप किस में कंफर्टेबल हो, किस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे देख लो 8800 है, 6400 या 6500 ले लो, दोनों के बीच में अंतर देखो। फिर आपने इसको 3 एक्स्ट्रा दे दिया है, समझ लो ना, तो आपको यहाँ भी 3 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तभी वो डिफरेंस बराबर आएगा। तो 2-3 तरीकों से आप इसको कर सकते हो, डिफरेंस निकाल सकते हो। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत तो टाइम आपका जाएगा ही जाएगा। सही आंसर आपका डी आ रहा है यहाँ पे। ये क्वेश्चन है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर पी एंड क्यू आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। इफ ए प्लस बी बराबर पी प्लस क्यू, देन वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू। अच्छा देखो मैं ना एक क्लास ही बनाने वाला हूँ, जिसमें अगली क्लास जो आपके एचसीएफ की आएगी वहां पे यही आ रहा होगा, पॉलिनोमियल का आपका लासापा और मासापा कैसे निकाल रहे होते हैं। तो होपफुली वहां पे ये टॉपिक मैं कवर कर लूंगा, इस वाले को क्वेश्चन को। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग वहां पे कर लेंगे जब मैं आपको पूरा बता ही रहा हूँ। तो कोई सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं कर सकते हो। अगर आपका P और Q दे रखा है, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोवेस्ट, P और Q नंबर है, A और B एचसीएफ एलसीएफ है,
तो आपको सबसे पहले तो मिल गया P इंटू क्यू बराबर A इंटू बी, ये तो पहला केस हो गया। अब बस आपको ना इसको तोड़ना आना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, इसीलिए मैं पूरा प्रॉपर एक क्लास ही ले लूंगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको अगर आप तोड़ोगे तो ये ए प्लस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप लिख सकते हो। बस अब आपको ध्यान क्या रखना है, इसको आपको ए प्लस बी का होल क्यूब में तोड़ना पड़ेगा। तो ए प्लस बी का होल क्यूब में तोड़ने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, प्लस 3ab कर दो माइनस 3ab कर दो, तो वहां से हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा ना कि ये क्वेश्चन मैंने आपको हिंट दे दिया है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, इसकी वैल्यू आपको पता है। इसको आप ए प्लस बी का होल क्यूब होल स्क्वायर बना लोगे और बच जाएगा आपका शायद -3ab बचेगा, आई थिंक, आप एक बार करके देखना। और उस वैल्यू को आप पुट कर दोगे, जो ये वाली वैल्यू है, दूसरी वैल्यू ये दे रखी है, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैंने कहा ना इसकी एक प्रॉपर क्लास ही मैं बना रहा हूं, अगली क्लास आप देखना जहां पे मैं सारे इस तरह के क्वेश्चन आपके ले लूंगा। ओके, ये क्वेश्चन क्या है, इन फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ अ टू नंबर बाय डिवीजन मेथड द क्वोशिएंट आर 1 8 एंड 2 रिस्पेक्टिवली एंड द लास्ट डिविजर इज 105, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर। अच्छा, ये मैंने बताया ही नहीं आपको, इसमें एक तरीका और होता है एचसीएफ निकालने का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे 12 और 15 का एचसीएफ निकालना है, तो मैंने आपसे कई सारे मेथड की चर्चा की, एक मेथड और होता है। जैसे मान लो इसमें हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड करते हैं, हम 15 को 12 से भाग करना चालू करेंगे, 12 एकम 12 जाएगा। अब 3 यहां शेषफल बच गया, जब 3 शेषफल बचा तो अब हम इस वैल्यू को यहां पे ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अब हम 12 को डिवाइड करेंगे किससे, शेषफल से, तो कितनी बार जाएगा 12। कब तक करते रहेंगे, जब तक हमें जीरो ना मिल जाए। इसका मतलब क्या हुआ, 12 और 15 का जो एचसीएफ आता है वो 3 आ रहा होता है। वो कितना आ रहा होता है, 3 आ रहा होता है। ये चीज हमें यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जैसे देखो, अगर मुझे इस 12 की वैल्यू निकालनी तो मुझे क्या करना होगा, इस 3 को इस 4 को गुणा करना होगा, तो ये 12 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है। अब देखो जो क्वेश्चन दे रखा है, ये मेथड आपको पता होना चाहिए। अब चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप एचसीएफ निकाल रहे थे, आपको क्वोशिएंट मिल रहा 1 8 और 2, और लास्ट डिवाइजर जो है 105। जैसे मान लो अगर संख्या ए बी ए है और बी है, बी बड़ी है ए छोटी, हमने बी को भाग देना चालू किया किससे, ए से। सबसे पहला हमें जो क्वोशिएंट मिल रहा है, भागफल मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब 1 से इसे गुणा करोगे तो यहाँ पे ए आ जाएगा। अब चाहो तो इसको बी माइनस ए लिख दो, लेकिन मैं यहाँ पे सी लिख रहा हूँ, सी मान लो रिमाइंडर आया आपका। अब आपने क्या किया, अब आप क्या करोगे, अगले स्टेप में ये वाली वैल्यू को यहां लेके आते हो आप। तो यहां पे अगर हम ए को लेके आएंगे तो अब क्या हो जाएगा, हमें अगला भागफल मिल रहा 8, ये हो जाएगा 8c। और अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारा रिमाइंडर आता है, अब उसको हम इस सी को भाग करेंगे उससे, रिमाइंडर से, और यहां पे हमें क्वोशिएंट मिल रहा है 2। और हमें एक इंफॉर्मेशन और दे रखी कि हमारा लास्ट डिवाइजर जो है, भाजक जो है, वो कितना है, 105 है। भाई लास्ट भाजक होने का मतलब क्या कि इसके बाद अब जीरो मिल जाएगा और नीचे नहीं जा रहा होगा। तो देखो हमने क्या किया, हमने बी को ए से भाग दिया, हमें यहाँ पे ए मिला। अब मान लो हमने माना रिमाइंडर सी आ रहा है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमें ए मिल रहा था, ए यहाँ से आएगा। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन कितना मिल रहा, 8 मिल रहा है, ये सी को 8 से गुणा किया, 8c हो गया। अब हम क्या करेंगे, सी को भाग दे रहे होंगे और फाइनल हमारा जो भाजक है वो 105 है, और फाइनल जो हमारा भागफल है वो 2 है। अब अगर मुझे सी मतलब इसके बाद हमें जीरो मिल जाएगा, ये रिमाइंडर जीरो बचेगा, इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी रिमाइंडर जीरो मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सी की वैल्यू कितनी होगी, सी बराबर होगा 2 गुणे 105, मतलब 210 होगी सी की वैल्यू। ये हमने डायरेक्टली निकाल लिया, ठीक है। सी कितना हो गया, सी हो गया 210। अब आती है बात ए निकालने की। अब ए कैसे निकालोगे, देखो ए निकालोगे आप, ए में क्या हो रहा है भाई, ए में आपने इन दोनों का गुणा किया, 8c आ रहा है, तो ए बराबर क्या होगा, 8 इंटू 210। लेकिन कुछ रिमाइंडर भी तो बच रहा है, कितना रिमाइंडर बच रहा है, 105 रिमाइंडर बच रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 47 है और 6 से भाग कर रहे हैं, तो 6 सत्ते 42,
5 बच गया। तो अगर मुझे 47 लिखना है तो मुझे कैसे लिखना होगा, 6 गुणे 7 प्लस 5। अब देखो आप यहां पे ए को सी से भाग दे रहे हो, 8 बार जा रहा है, 105 रिमाइंडर बच रहा है। तो इसका मतलब अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करूंगा, मैं यहां पे 105 जोड़ दूंगा। ये हो गया 1680 प्लस 105, 1785 आ जाएगा। ये हमें ए की वैल्यू 1785 मिल गई, एक वैल्यू हमें मिल गई कितना, 1785। ये ए की वैल्यू मिल गई। अब हमें निकालना है बी की वैल्यू। बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे बी की वैल्यू हमें निकालने के लिए सिंपली क्या करना होगा, बी की वैल्यू निकालने के लिए, अब देखो ए कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है। तो अब बी बराबर क्या होगा, ए इंटू वन। ए कितना है, 1785 गुणे एक। और कितना आपका शेषफल बच रहा है, शेषफल आपका बच रहा 210। तो आपको यहाँ पे 210 जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 1700, 1800, 1900, 1995 आपका ये आ जाएगा। ठीक है। अब पूछा क्या है, ए, ये बी की वैल्यू आ गई कितनी, 1995। ए प्लस बी की संख्याओं का योग पूछ रहा है, दोनों को अगर जोड़ना हुआ, 5 इसको हमने यहाँ पे दे दिया तो 2000 हो गया। 2000 प्लस 1780 कितना आ जाएगा, 3780 आपका आंसर आ जाएगा। तो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ आपको प्रोसेस पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, वरना आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। What is the sum of the greatest 3-digit number and the smallest 4-digit number such that their SCF is 23? देखो अगर SCF 23 है तो इसका मतलब क्या, वो नंबर 23 से डिविजिबल होंगे। अब अगर मुझे निकालना है कि ग्रेटेस्ट क्या है, हाँ ग्रेटेस्ट 3-डिजिट नंबर जो कि 23 से डिविजिबल, तो मैं क्या करूंगा भाई, आप सिंपली 999 को 23 से डिवाइड कर दो, जो भी आपका शेषफल यहां बच रहा होगा, अब आपको उससे मालूम चल जाएगा वो कौन सी संख्या होगी जो 23 से डिविजिबल आएगी। सिमिलरली आप उसमें जो संख्या आएगी उसमें 23 जोड़ देना तो अगली संख्या आ जाएगी। ठीक है ना। तो इस सवाल को आप खुद से ट्राई करना, एक बार ट्राई करना, या फिर चलो बता ही देता हूं वरना पता आप कर ही नहीं पाए। क्वेश्चन क्या है, हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो 23 से डिविजिबल हो, 3 डिजिट का हो। तो 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 999 है। हम 23 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा ये, 4 बार जा रहा होगा, 92 आ गया। ये बच गया आपका 79। ये अब 3 बार जा रहा होगा, 69 आ गया। ये आपका 10 आ गया। ठीक है। मतलब आपने 10 रिमाइंडर बच रहा है। तो अगर इस संख्या को डिवाइड होना है 23 से तो 13 जोड़ दो या 10 हटा दो। अगर मैं 10 हटा दूं तो संख्या कौन सी हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी 989, जो कि 23 से डिविजिबल होगी। अब अगर मुझे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो 23 से डिविजिबल हो, तो मुझे इसमें 23 जोड़ना पड़ेगा। 9 3 12 के 2, हासिल लगा 1, 8 2 10, 11, 9 1 10। तो मतलब संख्या हो गई 989 और 1012, ये आपका 2001 आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो डिफिकल्ट नहीं था, आसान है, लेकिन आपको बस लॉजिक समझ में आना चाहिए। If LCM of two number x and y is 204 times of their SCF, if their SCF is 12 and the difference between number is 60, then the find the value of x plus y। ये आपका पक्का होमवर्क है। इस तरह के हमने क्वेश्चन पिछले भी समय किए हुए हैं। ऐसा एक क्वेश्चन किया भी हुआ था हमने। हमें SCF दे रखा है, LCM दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, संख्याएं में हो जाएंगी 12AB, 12AB बराबर 204। अब AB की वैल्यू निकल जाएगी वहां से, और बस आपको अंतर जो दे रखा वो 60 का दे रखा, आपको उसको वहां बिठाना पड़ेगा और आपका आंसर यहां से निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना एक बार। और देखो अभी पूरा टॉपिक नहीं हुआ है एससीएफ का। एससीएफ में बहुत सारे टाइप के बचे हुए हैं, जैसे पावर में कई बार आता है कि 3 की पावर 37 और 3 की पावर मान लो 47, 3 की पावर 37 माइनस 1 और 3 की पावर 47 माइनस, और इसका एससीएफ क्या आएगा। तो कुछ तरह के क्वेश्चन बचे हुए हैं, पॉलिनोमियल्स वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो हम अगली क्लास जो एससीएफ की होगी वहां पे पॉलिनोमियल्स वाले क्वेश्चन, और एक टाइप का और बचा हुआ है जहां पे वो पौधे वाले क्वेश्चन आते हैं कि इतने इतने पौधे हैं केले के, आम के, सेब के, उनको लगाना है तो कितनी रोज और कितने आपके मैक्सिमम पौधे, दो चीजें पूछ रहा होता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में
आपका होपफुली जो आपका कल या परसों में जब रिलीज हो रहा होगा तो उसमें जो है आपका वो वाले पार्ट हम कवर कर लेंगे। दैट्स इट फॉर एचसीएफ। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।